टोटल कंप्लीट वन शॉट आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 12 नंबर इससे मिल जाएंगे। अब देखते हैं कैसे से निपटाना है। भाषा, इसमें सबसे पहली चीज़ है क्षेत्रीय शब्द। क्षेत्रीय शब्द की डेफिनेशन याद रखना है। क्षेत्रीय शब्द उन्हें शब्दों को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। क्या शब्द हैं ये? झोला, चूड़ी, डिबिया, थैली। 3 याद कर लेना कोई भी एक। तो लोटा याद रख लेना, उसके बाद थैली और चूड़ी याद कर लेना। जो भी है शब्द हैं, जैसे लोकल टाइप के गवाठी शब्द लग रहे हैं वो क्षेत्रीय शब्द होते हैं। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? तकनीकी शब्द जो इंग्लिश के शब्द हिंदी में आते हैं तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कोई हिंदी में शब्द नहीं था, वो ग्रेविटी को ट्रांसफर करके आपने बना दिया, मनगणन। किसी भी विषय से संबंधित ऐसा शब्द जिसका प्रयोग मुख्य रूप से उसी विषय की चर्चा के लिए होता है उसे तकनीकी शब्द कहते हैं। ये ऐसा आप लिख देना। मतलब गुरुत्वाकर्षण को सिर्फ जब ग्रेविटी की बात होती तभी यूज़ करते हैं, तो उसी विषय के लिए यूज़ करते हैं। वास्तव में तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्निकल शब्द का पर्याय है। ये दूसरी लाइन लिख देना। उदाहरण लिख देना। भौतिक विज्ञान में प्रस्तुत गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण और वेग याद कर लेना। बस इतने जो हैं ये आपके तकनीकी शब्द होते हैं। जितना जितना रेड है उतना लिख देना, उतना आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा कैसे करना है आंसर, एक वीडियो डाल देंगे, देख लेना उसको बढ़िया से। अभी आ जाता है तकनीकी शब्द कौन कौन से याद करने हैं। जो आपको टिक लग रहे हैं वो याद कर लेना है आपको। उपग्रह मतलब सैटेलाइट होता है। तत्व मतलब एलिमेंट होता है जो केमिस्ट्री में होता है। जीवाश्म मतलब कि फॉसिल होता है। इसके अलावा कोशिका मतलब सेल होता है। दशमलव मतलब कि डेसिमल होता है। अंक मतलब कि डिजिट होता है। रेखा चित्र मतलब डायग्राम होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन होता है। यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स होता है। इसके अलावा जो पोषण है इसको न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कुपोषित बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। इसके अलावा क्या है? जमा को डिपॉजिट, जमा करना, डिपॉजिट करना। निकालना मतलब विड्रॉ करना। जमानत करना मतलब बेल पे लाना। अपराध करना, क्राइम करना। वैध मतलब लीगल, लीगल मतलब वैध। न्यायालय मतलब कोर्ट। बंध पत्र मतलब बॉन्ड। अनुबंध मतलब अग्रीमेंट। ये ज़रा देख लेना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। फिर मानविक संबंधी शब्द देख लो एक बार। सेंसस बोलते हैं ना, सेंसस लेने वाले 2011 में, 2021 में सेंसस लेना मतलब जनगणना करना। फिर डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। ट्रेजेडी को त्रासदी बोलते हैं, किसी को थोड़ा अच्छे से बोल दो त्रासदी। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट। समाज मतलब सोसाइटी। नागरिक मतलब सिटीजन। याद कर लेना, इतना जरूरी नहीं है पर कर लो एक बार, पढ़ लो एक बार ऐसा। निपात शब्द किसे कहते हैं? जो वाक्य में आके चीज़ों के थोड़ा बल लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा मैं खाना खाता हूँ, मैं अंडे खाता हूँ, मैं सुबह अंडे खाता हूँ। मतलब ठीक है भाई, खाता होगा अंडे। अब मैं बोलूँगा सुबह मैं अंडे ही खाता हूँ, तो भाई शब्द जोर लग रहा है, अंडे ही खाता हूँ। या फिर मैं बोलूँ मैं सुबह चाय भी पीता हूँ, तो चाय पे जोर लग रहा है। चाय बाकी कुछ भी खाता होगा लेकिन चाय भी पीता है ये लड़का, अंडे भी खाता है लड़का। ये देखो, निपात शब्द वो अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके बाद लगते हैं ना, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर विशेष बदल देते हैं, मतलब जिसमें जोर लग रहा है उस बात को बदल देते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो किसी शब्द के अंत बाद में लगकर उस शब्द में जोर लगाते हैं, उसे कहते हैं निपात शब्द। रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं, मतलब देखा तक नहीं। राम तो इसमें तो आ गया। जो भी थोड़ा जोर लगा, जैसे राम गया लेकिन राम तो गया, मैंने उसे देखा नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं, मतलब जो थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे, तो थोड़ा दमदार बना रहे हैं शब्द को। तो इसको आप याद कर लो, इसका डेफिनेशन प्लस इसके बाद ये एक सेंटेंस याद कर लेना। आपका ही जाना होगा, आपको ही जाना होगा, एक सेंटेंस याद कर लेना। एक बार डेफिनेशन याद कर लेना, वे अव्यय से लेके कहलाते हैं तक ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर आपको ही जाना होगा, एक सेंटेंस याद कर लेना। और अगर ऐसे पूछ लिया कि शब्द कौन से होते हैं तो ये देख लेना जो ब्लैक हैं, राम, तो, केवल, मात्र, भी, ही। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, युगम एवं उनके प्रकार। ठीक है, शब्द युगम किसे कहते हैं? शब्द युगम का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब शब्द का अर्थ होता है जोड़ा बनाना है आपको। अब इसको समझो, बातचीत करते समय या लिखते समय कई बार अपन बातों को प्रभावशाली बनाने के, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वाक्य को एक शब्द लगातार बार बोलते हैं, या तो उस शब्द का समानार्थी बोलते हैं,
या तो उस शब्द का विलोम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मैं बार बार स्कूल जाता हूँ या मैं बार बार पढ़ता हूँ, तो इसमें बार बार क्या हो गया, आपका शब्द युगम हो गया। ठीक है। इसमें अगर मैंने बोला धन संपदा, धन और समझा, मतलब किस टाइप के, इनको पहचानना कैसे है, इनके बीच में ऐसा एक आएगा और यहाँ पे एक शब्द होगा, यहाँ पे एक शब्द होगा। अब एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, या तो सेम शब्द हो सकते हैं या तो एक दूसरे का समानार्थी हो सकते हैं, मतलब कि मतलब सेम रहेगा उन शब्दों का, बस लिखे अलग रहेंगे। जैसे धन और संप्रदाय, इसमें धन और संप्रदाय क्या है, धन का मतलब भी पैसा और संपदा मतलब भी पैसा, तो इस दोनों का समानार्थी हो सकते हैं, तो विलोम हो सकते हैं। विलोम शब्द किस टाइप के, जैसे हानि लाभ, हानि और लाभ, तो याद रखना कि बीच में डैश आएगा और या तो सेम शब्द रहेंगे या तो समानार्थी रहेंगे, तो विलोम रहेंगे। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, वह बार बार मुझे देख रही थी करके याद रख लेना, और आप सिर्फ शब्दों को याद कर लेना, बार बार, धन संपदा, हानि लाभ, बची कुची। पहला और चौथा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लेना। रमेश अपनी बची कुची जमीन भी बेच दी। ठीक है। अब इधर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इंपॉर्टेंट है इधर तो ये है वाक्य परिचय एवं प्रकार। वाक्य पहले तो आता है वाक्य को, वाक्य किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, वाक्य से आप क्या समझते हैं, वाक्य की परिभाषा बताइए। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तो ये लिख देना कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप से आबोध होता है। ठीक है, आबंध होता है, तो ये आप याद कर लेना। अब क्या है, जिस वाक्य में एक संज्ञा, ये तो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी रहने दो, इधर नीचे आ जाओ। वाक्यों के प्रकार, वाक्य के प्रकार कैसे होते हैं, रचना के आधार में इसके 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य कैसे होते हैं, सरल वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, एक कर्ता होता है, और ये एकदम सिंपल शब्द होते हैं। सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं एकदम। बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से वाक्य के प्रकार हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, उधर ऐसे ले गया था मैं। तो सरल, मिश्रित या संयुक्त। ठीक है, तो पहले सरल में देखते हैं। सरल कैसा होता है, जिस वाक्य में एक संज्ञा एक क्रिया का प्रयोग हो, एक उद्देश्य हो, जिसमें सब कुछ एक हो, एक संज्ञा एक क्रिया एक उद्देश्य एक विधेय, तो अपन उसे कहेंगे एक कर्ता, तो उसे कहेंगे अपन सरल। उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम जा रहा था, एक कर्ता है श्याम, एक क्रिया कर रहा है, जा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें बस याद कर लेना, एक उद्देश्य रहता है, एक विधेय रहता है, एक कर्ता रहता है और एक ही संज्ञा रहती है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार को देख सकते हैं। सरल हो गया, मिश्रित देखते हैं। मिश्रित होते हैं जब मूल वाक्य के साथ एक अधिक वाक्य हो। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो दो वाक्य हैं। वह कौन सा मनुष्य है पहला, दूसरा महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। या फिर मैं आपको इसी से एग्जांपल देता हूँ। दो, अगर मैं इसको मिश्रित बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, श्याम जा रहा था खाना लाने, या श्याम जा रहा था खरीदी करने, श्याम जा रहा था किसी से लड़ाई करने, XYZ कुछ भी। बस आपको दो शब्दों को जोड़ना है। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है, मिश्रित हो गया, अब आता है तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, आप सब कुछ जोड़ दो, खिचड़ी बना दो पूरी। कैसे खिचड़ी बनाते हैं देखते हैं। कई सरल कई मिश्रित वाक्यों के समूह को के द्वारा एक मिश्रित वाक्य बनता है, उससे एक संयुक्त वाक्य बनता है। देखते हैं इसमें क्या होता है, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य दोनों को मिला देते हैं इसमें। खाना खाकर लेटा ही था कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना तेज हो गया कि चिकित्सक को बुलाना पड़ा। इसमें देखो, खाना खाकर लेटा था, एक वाक्य हो जाएगा सरल, पेट में दर्द होने लगा दूसरा सरल वाक्य, और दर्द इतना तेज हो गया कि चिकित्सक को बुलाने पड़ गया, ये एक मिश्रित वाक्य हो गया कि दर्द भी तेज होने लग गया और चिकित्सक को बुला लिया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करा, एक बहुत लंबा सेंटेंस है, उसमें 3-4 अलग अलग सेंटेंस तोड़े जा सकते हैं। तो अगर एक ही सेंटेंस बन रहा है तो सरल है, अगर एक सेंटेंस को तोड़ के 2 सेंटेंस बना सकते हो तो मिश्रित है, एक सेंटेंस को तोड़ के 3 या 4 सेंटेंस बना सकते हो तो संयुक्त वाक्य है। समझ गए, डेफिनेशन याद कर लेना। समझा तो दिए ही हूँ भाई, याद करने की कोई बात ही नहीं है। फिर क्या, अर्थ के अनुसार में, अब ये तो जो अपन ने पहले याद करे नहीं, रचना के अनुसार पे थे। रचना के अनुसार में 3 भेद होते हैं। देखो यहाँ लिखा है, रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि अर्थ के अनुसार में कितने भेद होते हैं। अब अर्थ के अनुसार में बताता हूँ मैं। एक होता है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञाकारी, आज्ञार्थक वाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक वाचक, इच्छा बोधक वाचक और संदेशसूचक वाचक
संदेश सूचक, और उसके अलावा फिर संकेतार्थक, ठीक है। अब कैसा करने का देखो, विधिवाचक के लिए कैसा करना है। विधिवाचक सीधी बात कर रहे हो आप इसमें, मधु मेरे घर आई, सीधी बात। निषेधवाचक नो, इसका जस्ट अपोजिट, नहीं आई। विधि मतलब सीधी बात, विधि मतलब सीधी बात, निषेध मतलब नेगेटिव बात, मधु मेरे घर नहीं आई। आज्ञार्थक वाचक, आप किसी को आने की, मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, ठीक है, आप आज्ञा दे रहे हो, मधु मेरे घर आए और मिले, आपने आज्ञा दी, फिर मधु मेरे घर आ सकती है, इस टाइप से। प्रश्नवाचक, क्या मधु मेरे घर आई, प्रश्न, आपको क्वेश्चन पूछना है। विस्मयबोधक वाचक, इसमें क्या करना है, आपको बहुत ही खुश हो जाना है और दारू पी लेना है, तो आप क्या बोलोगे, हाय मधु आए तो कितना अच्छा हो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। आपको बहुत ही खुश हो जाना है और दारू पी लेना है, हाय मधु आए तो कितना अच्छा हो, ठीक है, समझ गए। विस्मयबोधक वाचक क्या हो। इच्छाबोधक वाचक, अच्छा हो कि मधु मेरे घर आए, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश मेरे घर में मधु आए, फिर अच्छा हो मधु मेरे घर में आए, ठीक है, प्लीज ऐसा हो जाए, काश, ठीक है। फिर संदेश सूचक, मतलब कि होगा, क्या मालूम, इसमें होगा शब्द का यूज होगा, ठीक है, होगा। संदेश सूचक में मधु जरूर मेरे घर आई होगी, होगी, संदेह है, होगी। संकेतार्थक, मतलब आप इसमें किसी को हिंट दे रहे हो, हिंट, यदि मधु जानती तो मेरे घर में आ जाती। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक आया नहीं है, मोस्टली बताता हूँ मेन तरीके से इंपॉर्टेंट कौन कौन से आते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आते हैं ना, वो आते हैं आपके कौन कौन से, एक तो ये वाला आ जाता है निषेधवाचक, एक आ जाता है प्रश्नवाचक, और एक आ जाता है विस्मयबोधक वाचक। विस्मय भी नहीं आता सही बताऊँ तो, चलो बताता हूँ कैसे। अभी कैसे करना है इनको मैं बताता हूँ, पहले इनको थोड़ा और तरीके से समझ लेते हैं। क्या वाक्य से लेके अपन सारी चीज़ों को निपटा लेंगे। वाक्य क्या होता है ये समझ लिए, रचना के आधार में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ के आधार में कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, ये भी समझ लिए, और क्रिया के आधार में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कर्त प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। तो अपन ने क्या है, भाव के बारे में क्या क्या समझ लिया, एक बार उसमें चले जाएंगे, पहले भी देख लो। अब क्या है, वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है, आपको गलत वाक्य को सही करना है। अब गलत 3 तरीके से हो सकता है, या तो आपने शब्द को गलत लैंग्वेज में लिखे हो, या तो आपने शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी हो, या तो आपने जेंडर गलत लिखी हो, या तो आपने शब्दों गलत करे हो। आपको सबसे पहले देखना है ना, तो आपको देखना है कि मैंने कहीं अगर गलत भाषा, अगर मैंने ऐसी गाँवठी भाषा का या अनप्रोफेशनल भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ। भाषा आपकी पूरी प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो कहीं मैंने गलत भाषा, गलत लैंग्वेज का यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, गवाठी भाषा का यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ। और अगर शब्दों को शुद्ध करना है तो आपको क्या देखना है, मैंने जेंडर सही यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं, कि राम कहीं चली गई ऐसे तो नहीं लिखा हूँ मैंने, चले को चली गई तो नहीं लिखा मैंने, या फिर मैं खाना खा, जैसे मैं अगर आकाश पढ़ती है ऐसे तो नहीं लिख दी, तो जेंडर देखना है कि जेंडर सही लिखे हो कि नहीं लिखे। अब वर्ड मतलब आपने स्पेलिंग सही लिखी हो कि नहीं है, फिर जो आपने शब्द लिखे हो उस शब्द का सही मतलब है भी या नहीं, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे, ये इम्पोर्टेंट है ना। अशुद्ध वाक्य, उसने 4 कलम 4 पेंसिल खरीदी। पहला क्या आ जाएगा, गलत भाषा। गलत भाषा लगा के देखो भाषा सही है कि नहीं है। खरीदी क्या होता है भाई, खरीदी कुछ नहीं होता है। उसने 4 कलम और, हाँ सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दिया था। इसमें क्या करना है आपको, भाषा की गलती है लेकिन वैसी गलती नहीं है। उसने 4 कलम 4 पेंसिल खरीदी, इसमें जो है अपन ने नॉर्मल भाषा में बोल दी, जैसे आप और मैं बात करेंगे। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप इसको कहीं किसी प्रोफेशनल आदमी के सामने बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, 4 कलम और 4 पेंसिल खरीदी। यहाँ पे और मिसिंग है, एक शब्द मिसिंग है, और तीसरी चीज़ मिसिंग है, वर्ड मिसिंग है, ठीक है। शुद्ध वाक्य ये आ गया। अशुद्ध वाक्य, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। मेरे को भाई ये कैसी भाषा है, कैसी भाषा है ये, मेरे को गलत भाषा का यूज़ है। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अशुद्ध वाक्य, आपका भौदी है। आपका भौदीय में आपका भौदीय ऐसा नहीं लिखते, या तो आपका लिखते हैं या तो भौदीय लिखते हैं। यहाँ पे शब्द, यहाँ गलत भाषा का यूज़ किया गया। ये तीनों ट्रिक है भाई, है ना, ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई वो है, क्वेश्चन रूल है, रूल नहीं है, ट्रिक है। जेंडर देखो, भाषा देखो या शब्द देखो, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाएगा, आपका आदर पूर्वक प्रणाम है।
अब पहली बात, प्रणाम के सामने आदर पूर्वक नहीं आता, सादर प्रणाम आता है, ठीक है। इसके तो यहाँ पे शब्द गलत है, तो ये तीसरा आ गया। फिर क्या आ गया, वह लता गुणवान महिला है। अब गुणवान जो है ये एक मेल के लिए आता है, तो यहाँ जेंडर गलत है, तो वह लता गुणवती महिला है। इन सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो। अशुद्ध वाक्य, महादेवी वर्मा विद्वान महिला है। विद्वान जेंडर लड़कों के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए विदुषी आता है, विदुषी महिला है, ठीक है। उतना आता नहीं है भाई, लेकिन अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो पीवाईक्यू करा देता हूँ मैं। अशुद्ध वाक्य, जंगल में शेर, देखो भाई बहुत ही आसान आते हैं, देखो बहुत ही आसान आते हैं इसमें। अशुद्ध वाक्य, जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा। भाई चिंघाड़ता हाथी है, शेर दहाड़ता है, इसमें वर्ड गलत है, शब्द गलत है, तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा, दहाड़ने लगा। फिर एक देखो बहुत आसान है। अशुद्ध वाक्य, ईश्वर को ईश्वर के अनेकों नाम है। ईश्वर के अनेकों नाम नहीं होता, अनेक ही एक मतलब प्यूरल शब्द है, मतलब अनेकों कुछ नहीं होता, सिर्फ अनेक होता है। जैसे फ्रेंडो कुछ नहीं होता, सिर्फ फ्रेंड्स होता है ना, वैसा है ये। इसके अलावा क्या है, अशुद्ध वाक्य, मोहन पुस्तक पढ़ रही है, तो भाई मोहन लड़का है तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अशुद्ध वाक्य, मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए। इसमें भाषा गलत है, केवल और मात्र दो बार क्यों बोलोगे। अच्छा, आप बहुत अच्छा सुविचार बोलते हो थोड़ी ना होता है, या फिर आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना खिलाते थोड़ी ना बोलते हैं, या फिर आपका बहुत अच्छा सुस्वागतम थोड़ी ना बोलते हैं। तो इसका सिर्फ मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए, तो मुझे केवल 20 रुपये दीजिए, कोई एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, भाषा को सही करना है, ठीक है। अब वाक्य में अपने को और क्या बचे देख लेते हैं। वाक्य में ये हो जाएगा वाक्य परिवर्तन, इसके अलावा वाक्य का एक बार रिवीजन मार लेंगे। वाक्य परिवर्तन से आपके समझते हैं वाक्य को कन्वर्ट करना है भाई, जो अपन ने पहले समझा ना, विधिवाचक, निषेधवाचक, मिश्रवाचक, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, बस मेरे को उसमें कन्वर्ट करना है। देखो, धातुओं में सोने से अधिक कीमत कोई धातु की नहीं है। विधिवाचक में क्या करते हैं, सीधी बात करते हैं। इसमें क्या उल्टी बात बोला है, धातुओं में सोने से अधिक कीमत किसी की नहीं। सीधा बोलो ना, धातुओं में सोने की सबसे अधिक कीमत है, या धातुओं में सोना अधिक कीमती धातु है, या सोने की सबसे अधिक कीमत है, ऐसा बोलो। ये फालतू की बातें मत करो, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मैं गीता के रचयिता को नहीं जानता। मैं गीता के रचयिता को नहीं जानता, इसमें मिश्र वाक्य करना है, इसको दो वाक्यों में तोड़ना है। अब दो वाक्यों में तोड़ने के लिए कैसा करना है आपको, जो आपका नहीं, या फिर देखो, या तो नेगेटिव शब्द होगा या तो पॉजिटिव शब्द होगा, या तो नहीं होगा या तो हाँ होगा, या तो नहीं होगा या तो है होगा, ठीक है। तो आपको नहीं या फिर है से पहले शब्द को तोड़ देना है। बताओ कैसे। मैं गीता के रचयिता, मैं नहीं जानता गीता के रचयिता को, दो शब्द में तोड़ दिए। मैं नहीं जानता गीता के रचयिता को, यहाँ तक लिखे, मैं उठाए, फिर नहीं जानता लिख दिए, फिर गीता के रचयिता को, दो शब्दों में तोड़ दिए, ठीक है। फिर मेरे जीवन में, इसमें समझ में आ जाएगा मिश्र वाक्य से बनाते हैं, संयुक्त वाक्य से बनाते हैं, ठीक है। मेरे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा है। मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं समाज सेवा करूं, है कि समाज सेवा करूं। तो आपको दो सेंटेंस तोड़ना आना चाहिए। मैं गीता, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा, लेकिन ये समझ लो, जहाँ पे है या फिर नहीं होगा, हाँ या नहीं होगा, वहाँ से आपको वाक्य को तोड़ना है और दो वाक्य में बनाना है। पहले एक बार मैं के साथ जो आपका बंदा है, सब्जेक्ट है, उसके साथ नहीं से जो आगे है उसको जोड़ लो, फिर मैं जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ नहीं के पहले जो है उसको जोड़ लो। मैं नहीं जानता गीता के रचयिता को, और वही हो जाएगा मेरे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं समाज सेवा करूं, ठीक है। फिर क्या है, दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है। इसे साधारण वाक्य में करना है। दरिद्र होने पर भी ईमानदार है, इसका इतना नहीं करना है। क्या करना है आपको, यद्यपि का यूज करना है आपको। यद्यपि मतलब कि हाँ वो दरिद्र है, परंतु, या तो यद्यपि लिख दो या तो ये लिख दो, हाँ वह दरिद्र है परंतु ईमानदार है, फिर यद्यपि के बिना भी वह दरिद्र है परंतु ईमानदार है। ये साधारण हो गया, एक सिंपल लाइन, टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं। फिर क्या हो गया, यद्यपि वह सज्जन है किंतु क्रोधी है। अब इसको क्या करना है, आपको निषेधवाचक बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाओगे इसको आप, इसको आपको नेगेटिव कैसे बनाना है, वे सज्जन होते हुए भी
यद्यपि वे सज्जन हैं किंतु क्रोधी हैं, इसको निषेधवाचक निषेधात्मक बनाना है, नहीं सॉरी, निषेधात्मक इसको बनाना है, इसको साधारण बनाए हैं अपन ने, ठीक है, इसको संयुक्त बनाए हैं। वे यद्यपि वे सज्जन हैं किंतु क्रोधी हैं, इसको साधारण बनाना है, इसको एक लाइन में तोड़ दो, वे सज्जन हैं, वे सज्जन होते हुए भी क्रोधी हैं। सिंपल, जैसे एकदम सिंपल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो सिंपली। फिर आता निषेधवाचक, निषेधवाचक में नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मेरा पुत्र बुद्धिमान है, नहीं है भाई, बुद्धिमान है, गधा है, मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है, सिंपल हो गया, सब सिंपल है। अब ये देख ले प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य बनाकर अर्थ नहीं बदलना है, ये आता है बहुत ज़्यादा, नकारात्मक वाक्य बनाना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना है। कैसे करते हैं इसमें आपको इसका अपोजिट वर्ड यूज़ करना है। गणित का प्रश्न कठिन आया, गणित का प्रश्न पत्र कठिन आया, इस और कैसे बोल सकते हो कि आसान नहीं आया, तो गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं आया, ठीक है, समझ गए, सिंपल। हाँ, शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, इसे प्रश्नवाचक बनाना है। शीरीष के वृक्ष, क्या शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, आपको पूछना है, सिंपल सी बात। और क्या है, 15 वर्ष बीत गए, इसको क्या बनाना है, आश्चर्य सूचक या फिर विस्मय सूचक, आपको बेवड़ा हो जाना है। अरे 15 वर्ष बीत गए, एक्साइटेड हो जाओ एकदम, ठीक है। और इधर आ जाओ, लता गा रही है, इसे प्रश्नवाचक बनाना है। क्या लता गा रही है, सिंपल भाई, बहुत सिंपल आते हैं। एक ये है, आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना, ये बहुत ज़्यादा आता है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना। तो क्या लिख सकते हो आप, देखो इसमें कठिन है ना, कठिन का अपोजिट लिख दो आसान, और उसके पहले नहीं लगा दो, अर्थ नहीं बदलना ना, तो नहीं तो लगाना है, तो नहीं लगा दिए और इसका उल्टा कर दिया, तो उड़ना कठिन है, तो उड़ना आसान नहीं है, सरल नहीं है, ठीक है, सिंपल। अपन जितने भी वाक्य हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली बात, यहाँ से हमने वाक्य पढ़ना शुरू करे थे। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार 3 आधार पे कर सकते हैं, एक तो रचना के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पे, और एक है क्रिया के आधार पे। 3 आधार में कर सकते हैं। इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, एक होगा सरल, एक होगा मिश्रित, एक होगा संयुक्त। इसके अर्थ के आधार में 6 कर सकते हो आप, निषेधवाचक, आश्चर्यवाचक, समवायवाचक, जितने भी हैं अभी देख लेंगे। क्रिया के आधार में 3 कर सकते हैं, क्रियावाचक, कर्तावाचक या कृतवाचक, ठीक है, नाम याद रख लेना, ठीक है। सरल मतलब सिंपल, मिश्रित मतलब 2 सरल को जोड़ दिए, संयुक्त मतलब 3-4 मिश्रित को जोड़ दिए, ठीक है। ओके, इधर आ गए। फिर क्या आ गया, अर्थ के आधार पे कितने हो गए, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विस्मयदिबोधक, इच्छाबोध, संदेह सूचक और संकेतार्थक, ठीक है, ये हो गए। फिर वाक्य की शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना है, आपको देखना है पहले कि लैंग्वेज सही है कि नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज में कोई शब्द मिसिंग तो नहीं है, तो ये आपको डालना है। इसके अलावा आपको देखना है जेंडर सही है कि नहीं, फिर आपको देखना है शब्द जो यूज़ हो रहा है वो शब्द सही है कि नहीं, या फिर शब्द कोई मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आ गया अपन परिवर्तन में। वाक्य को परिवर्तन कैसे करते हैं, विधिवाचक के लिए एकदम सिंपल कर दो, सरल कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो। मिश्र के लिए तोड़ के 2 में बना दो, संयुक्त में तोड़ के लिए 2 बना दो, साधारण के लिए सिंपल कर दो, निषेधात्मक के लिए नेगेटिव कर दो, निषेधात्मक के लिए नेगेटिव कर दो। फिर एक आता है नकारात्मक वाक्य बनाना है बिना उसका अर्थ बदले, ठीक है। तो देख लो, इसका एक देख लो, गणित का प्रश्न पत्र कठिन था, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो, कठिन था तो सरल नहीं था या आसान नहीं था। फिर आ जाएगा बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाओ, वह बुद्धिमान लड़का है, वह लड़का मूर्ख नहीं है, या वह लड़का गधा नहीं है, वह लड़का मूर्ख नहीं है, समझ जाओ आप, है ना। नेगेटिव कैसे, उसको पहले विलोम शब्द बनाओ, जो भी अगर आसान है तो कठिन कर दो, कठिन है तो आसान कर दो, और उसके पहले नहीं लगा दो। जो भी शब्द है उसको उसका विलोम बनाओ और उसके पहले नेगेटिव वर्ड लगा दो, मतलब नहीं लगा दो। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो इसका विलोम करे, विलोम करके कठिन का हो गया सरल, और उसके पहले मतलब उसके बाद फिर नहीं लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर अपन आ गए मुहावरे और लोकाक्ति में, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। लोकोक्ति और मुहावरों को अकेला रेयरली पूछा जाता है, मोस्टली इनके लिए क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो वो कैसे करना है आपको
ब्रैकेट बनाने, एक तरफ मुहावरे एक तरफ लोकोक्तियाँ। पहला पॉइंट मुहावरे के लिए लिखना है, ये अरबी शब्द मुहावरे से मतलब अरबी का मुहावर शब्द से बना है, पहला से आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा ये वाक्यांश होते हैं, नहीं जो वाक्यांश साधारण अर्थ के परे कुछ विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं, तो ये वाक्यांश होते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। चौथे पॉइंट में क्या करो, एक ये याद कर लो, पहला ये याद कर लो, दूर के ढोल सुहाने, ठीक है, दूर के ढोल सुहाने याद कर लो। और अगर आपको पहचानना है लोकोक्ति के मुहावरे तो देखना कि क्या ये अधूरा लग रहा है। दूर के ढोल सुहाने, कहाँ के ढोल, कौन से ढोल, कितने दूर के, कुछ पता नहीं है, बस दूर के ढोल सुहाने, आधा अधूरा सेंटेंस लग रहा है ना, या दूर के ढोल सुहाने हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो आधा अधूरा जो है मुहावरे हैं, ठीक है। ओके, फिर आ जाओ लोकोक्तियों में। लोकोक्तियों को कहते हैं कहावतें। कहावतें जो होते हैं संपूर्ण वाक्य होते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखना है, लोक में प्रचलित उक्तियां या कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, वक्ता के कथन को अधिक तीव्र एवं प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, तीसरा पॉइंट लिखना है कि ये वाक्य होते हैं। चौथा क्या, चौथा इसका एग्जाम्पल लिख देना, अपना हाथ जगन्नाथ, बस इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं। चलो इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे जो लोकोक्ति और ये खत्म हो गया, अब देखते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये आगे भाई देख लो इसको, है ना। राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा उसे कहते हैं इसमें सरकारी काम होता है अपना। राजभाषा है सरकारी कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा। 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है, शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं हैं। तो राजभाषा सारे राज्यों की अलग होती है और ये सरकारी काम की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती है जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। ये हो गया। इधर आ जाओ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। बेसिकली ये संविधान में होती हैं और पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की एक होती हैं। और राजभाषा सारे राज्यों की अलग हो सकती हैं और जरूरी नहीं है कि ये उसमें आए काम आए हैं ना, राज्य के काम कार में आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये याद कर लो, राजभाषा की विशेषताएं लिखी है। तो राजभाषा की विशेषताएं आ सकती हैं भाई इस बार, है ना, क्योंकि राष्ट्रभाषा की पिछली बार पूछ लेते, पक्का से आएगा मेरे को लग रहा है। राजभाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, राजभाषा किसी भी राजकीय कामकाज में यूज़ होती है। उसके अलावा मान्यता मिलने या भाषा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। राजभाषा में क्या है, राजभाषा की मान्यता मिलने के बाद भाषा का महत्व बढ़ता है ना। और राष्ट्रभाषा क्या रहता है, इसका ऑलरेडी बहुत महत्व होता है, तो इसको मिलने की जरूरी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, ज़्यादा विकसित होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा क्या होता है, ये बहुसंख्यक लोग जो मेजोरिटी होती है वो राष्ट्रभाषा बोलती है, सब लोग हिंदी बोलते हैं। फिर राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता मिलती है। राजभाषा को संविधान द्वारा मान्यता नहीं मिली है, लेकिन राष्ट्रभाषा को मान्यता मिली हुई है, लेकिन इससे कोई इसको। हमारी अभी एक हिंदी भाषा के विख्यात पंडित से बात हुई, ज्ञाता से बात हुई। उन्होंने कहा कि भाव पल्लवन भी एग्ज़ाम में बहुत आने के चांसेस हैं, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। भाव पल्लवन की बात है, बाल की खाल निकालना है, सूत्र रूप को मतलब बड़ा बड़ा करना है और मंतव्य स्पष्ट करना, ये कर लेना, ठीक है। ये अगर पूछता है भाव पल्लवन क्या होता है, तो सूत्र रूप से कही भाई बात का विस्तार लिखना अथवा समझना भाव पल्लवन कहलाता है। उक्ति का मंतव्य स्पष्ट करने इसका उपयोग है। इसका उपयोग पूछा तो मंतव्य स्पष्ट करना। भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, समझ में आ गया ना, बाली खाल निकालना है, एक सेंटेंस देगा उसको लंबा चौड़ा करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसकी 2 विशेषताएं समझ लो, मतलब किन निर्देशों के अनुसार करना है तुमको भाव पल्लवन। 3 निर्देश हैं, ध्यान से पढ़ना है, भाव को समझना है, खुद को समझेगा तभी तो तुम बताओगे। सरल, सुबोध तथा सरल भाषा शैली रहनी चाहिए और तुमको 5 से 6 पंक्ति लिखना है, ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो, एक PYQ आया उसी को देखो तुम। मैं तो कहूँगा पॉइंट पॉइंट में लिखना। भाव विस्तार कीजिए, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। विस्तार करते हुए कैसे लिखना है तुम्हें, इस संसार में, इसको लंबी लिख दो अब, ठीक है। इस संसार में जन्म देने वाली माँ होती है और संसार में आने के पश्चात पालने पोषने वाली जन्मभूमि होती है। इस प्रकार जननी और जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ होती हैं। इन दोनों के बिना मनुष्य का जन्म तथा जीवन संभव नहीं है। आपको बेसिकली यहाँ देखना है, जननी की बात कर रहा है तो मम्मी की बात कर रहा है, जन्मभूमि मतलब कि अपने देश की बात कर रहा है, तो आपको लिखना है कि माता हमें जन्म देती है। पहली लाइन लिख देना कि
जननी मतलब अर्थात माता हमें जन्म देती है। दूसरा पॉइंट लिख देना, जन्मभूमि अर्थात हमारा देश हमें पाल पोस कर बड़ा करता है। ठीक है, ये पाल पोस के बड़ा करने के रिसोर्सेज देता है। रिसोर्सेज को हिंदी में जो बोलते हैं वो लिख देना। ठीक है, इसका तो तीसरा पॉइंट लिख देना कि जन्मभूमि और जननी से श्रेष्ठ कोई भी चीज़ नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। आपको बेसिकली पॉइंट पॉइंट में शब्दों को ही थोड़ा पहले लाइन में, पहले एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना क्या चीज़ बोल रहा है, फिर आपको उस बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल देनी है। और ये क्या है, क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व करोगे ना अपने मॉडल टेस्ट पेपर में या फिर प्री बोर्ड के उसमें, फिर PYQ में, तो आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। साफ संक्षेपण क्या होता है, जो बाल है, जो खाल है उसकी बाल बना देना है, चीज़ों को मुद्दे की बात बताओ बोलना है। संक्षेपण क्या होता है, बड़ी चढ़ी बातों को छोटा करना। ठीक है, अब इधर देखो कैसे करते हैं सांस संक्षेपण कुछ तारा। ये मूल कथन यहाँ पे लिखा है आपको, विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है, ब्ला 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 ब्ला, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय था। आपको इसको बेसिकली एक शीर्षक देना है। जैसे जो ही पढ़े आपने, तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो तो आपको लिखना है नालंदा विश्वविद्यालय की कृति है। फिर आप लिख सकते हो नालंदा विश्वविद्यालय भी लिख दिया आपने, तो बहुत बढ़िया है। ये फिर आपने लिख दिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ये लिख दिया तो ये बहुत बढ़िया, कुछ भी चल जाता है यार, MP बोर्ड है। आपको फिर इस भाषा को लेके आपको अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में इन चीज़ों को संक्षेप कर देना है, छोटा कर देना है। कैसे करना है, जो भी आपने पढ़े हो ना, इंग्लिश में नोट में भी मेकिंग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो भी समझ जाओ। आपको बेसिकली जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं, महाविद्यालय की कई महिमा रही है, क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है इसका। अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रोब रहा है नालंदा का, तो लिखना है नालंदा विश्वविद्यालय ने हजारों विद्यार्थी, तो आपको नोट कैसे लिखना है, बड़ा रोब रहा है, हर 10,000 विद्यार्थी, 1500 आचार्य थे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी रोब रहा है, यहाँ पर 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 1500 आचार्य थे। यहाँ बौद्ध दर्शन इतिहास हेतु बहुत अच्छे अच्छे आचार्य थे और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे। और जो भी बातें अच्छी अच्छी दी हैं, मूल्य बातें, जो काम की बातें हैं, उसको यहाँ छाप देना है। बस अपनी भाषा में लिखो, किसी की लाइन छाप दो, बस छोटा लिखना है और टाप के लिख देना है। यहाँ पे 4 लाइन काफ़ी होती हैं, 1 2 3 4 लाइन लिखना, ख़त्म। और एक टाइटल लिख देना, शीर्षक कर देना। ठीक है, अब आता है विज्ञापन लेखन। ये हमने पुराने वीडियो में कर लिए हैं, तो चलो ख़त्म, भाषा बोध भी ख़त्म। तुम्हारा क्या क्या हो गया देख लेते हैं एक बार। तुम्हारा क्या हो गया है, तुम्हारा ये हो गया, क्या कहते हैं इसे, कवि परिचय। इसके अलावा तुम्हारा भाषा बोध पूरा हो गया। इसके अलावा देखो भाई, ये अपठित गद्यांश, जो अपठित बोध होता है, अपठित गद्यांश वगैरह आती हैं, तुम तो खुद जब पेपर सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। मतलब चीज़ें भाई प्रैक्टिस वाली से क्या समझाओगे, तुम्हें कौन सा मालूम है कौन सा आने वाला है, मैं कैसे बता दूँ, हर इसमें अलग अलग आता है। चौथा क्या है, पत्र लेखन बता दिया हूँ। उसके बाद निबंध लेखन बता दिया हूँ लास्ट वीडियो में। तो तुम्हारा इतना हो चुका है, 3 नंबर का कवि परिचय, 4 4 3 और ये कितना 12। तो आप प्लस कर लो कितना हो रहा है, मेरे हिसाब से 28 हो रहा है शायद से, ना। चलो बाय। 9 नंबर का और एक पोर्शन है काव्य बोध का, छोटा सा पोर्शन निपटा लेते हैं। काव्य किसे कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। पहला क्वेश्चन है काव्य के क्या होता है और काव्य के भेद क्या होते हैं। आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है, रसमात्मकम वाक्यम काव्यम। रस मतलब कि रस वाले वाक्यों को काव्य कहा जाता है। फिर याद नहीं रखना अपने को, फिर याद रखना काव्य के भेद 2 होते हैं, श्रव्य भेद और दृश्य भेद। अब जो श्रव्य होते हैं इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है, 2 भेद होते हैं इसके, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और दृश्य काव्य के कोई भेद नहीं होते, याद रखना। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के 2 भेद हो गए। अब जो प्रबंध काव्य है इसके कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। और मुक्तक काव्य के 2, ये याद रखना। एक चार्ट बना लेना, श्रव्य काव्य, देखो यहाँ बनाते हैं, ना जाओ, अपने भी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये हो गया काव्य, 2 हो गए श्रव्य, और कौन सा था, दृश्य। श्रव्य के कितने हो गए, प्रबंध, मुक्तक। प्रबंध के कितने हो गए, 3, महा, खंड, और तीसरा कौन सा हो गया, आख्य।
आख्यानक काव्य। मुक्तक काव्य के दो काव्य हो गए हैं, मुक्तक के दो भेद हो गए। कौन कौन से? एक भेद हो गया इसका पाठ्य और एक हो गया गेय। भाई ये चार्ट बना लेना, बहुत आसानी जाएगी, ठीक है। अब इधर देखो, प्रबंध काव्य के दो भेद, तीन भेद हो गए, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानतक काव्य। मुक्तक के हो गए पाठ्य काव्य, गेय काव्य। श्रव्य काव्य क्या होते हैं? जिनको दृश्य काव्य देखने वाले, श्रव्य काव्य सुनने वाले, ठीक है। अब इधर देखो, प्रबंध काव्य के तीन प्रकार हैं, तो महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य। महाकाव्य में क्या होता है? जैसे रामायण, इसमें किसी एक इंसान के पूरे चरित्र और सारे संपूर्ण जीवन की बातचीत होती है, जबकि खंड काव्य में किसी एक उनके जीवन की खंड की बात होती है। और आख्यानक काव्य इम्पोर्टेंट नहीं ना अपने सिलेबस में, तो इसको नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रख लो। मुक्तक काव्य क्या होते हैं? पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। अब इसको भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। हाँ, किस काव्य में जीवन की एक ही घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है? तो खंड काव्य में एक घटना और एक छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य का परिचय दीजिए। महाकाव्य में क्या लिखना है? महाकाव्य, पहले सबसे लिखना, महाकाव्य एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। इसमें किसी नायक विशेष के चरित्र विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसमें क्या है? विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस और हरिऔध द्वारा रचित प्रियवास महाकाव्य की कोटि में आते हैं। ये आ गया आपका महाकाव्य। अब महाकाव्य हो गया, ये क्या है? प्रबंध काव्य का। पहले क्या लिखना है कि महाकाव्य किसका टाइप होता है? तो प्रबंध काव्य का होता है, ये लिख देना आपको, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मुक्तक काव्य को पढ़ते हैं। मुक्तक काव्यम एवं खंड काव्यम का आशय समझाइए। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मतलब मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? पहले आप लिख सकते हो, मुक्तक काव्य श्रव्य काव्य का एक प्रकार होता है, ये लिख देना। फिर क्या है? ये जो होते हैं ना, ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी आपको दिमाग रूल सेट नहीं रहते कि मुक्तक काव्य ऐसे बनाना है। ये क्या? स्वतंत्र है अपने आप में। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, हर पद अर्थ की दृष्टि में स्वयं में पूर्ण स्वच्छंद होता है। भाई कठिन है लेकिन याद कर लेना। और ये है, कथा सूत्र से बंधन नहीं होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिहारी सतसई, ठीक है। अब खंड काव्य क्या होते हैं? खंड काव्य एक प्रबंध काव्य का प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये संपूर्ण जीवनी की झांकी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? ना होकर किसी एक पक्ष के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। संपूर्ण जीवन के ऊपर नहीं बताएं, सिर्फ एक के ऊपर बताएं। इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेना, मेघदूत, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और बस इतना नहीं करना। महाकाव्य एकदम खंड काव्य में अंतर बताइए। अब देखो, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आप इसे पॉइंट में बताओगे तो अच्छा रहेगा। पहले पॉइंट में लिखना, महाकाव्य विशाल होता है, खंड काव्य सीमित होता है। दूसरा पॉइंट लिखना, महाकाव्य क्या है? समग्रपूर्ण अंकन होता है, समग्र रूपेण अंकन होता है, याद रखना, समग्रपूर्ण अंकन होता है। जबकि खंड काव्य में एक खंड है, मतलब इसमें पूरे समग्र जीवन का विवरण है। इसमें मात्र एक खंड या एक पक्ष का विवरण है, ठीक है। अब महाकाव्य में क्या होता है? श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस की प्रयोग होती है। लेकिन खंड काव्य में अनेक रस समग्र रूप से प्रवाहन रहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कई प्रकार के रसों का यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना है, खंड काव्य में एक ही छंद का यूज होता है, रस का यूज हो सकते हैं। महाकाव्य का एग्जाम्पल लिख देना, ये मत लिखना है, तुम वही लिखना, रामचरितमानस या फिर अपने हरिऔध जी की, क्या थी वो, हरिऔध जी के द्वारा जो प्रियवास था, वो लिख देना। और इसका याद रखना, मेघदूत, जो कि कालिदास द्वारा है, ठीक है। ये आपका हो गया। ये नहीं लिखना, जयशंकर प्रसाद कोई नहीं जानता। फिर क्या? हिंदी के दो खंड काव्य एवं दो रचनाकारों का नाम लिखिए। तो एक मेघदूत और क्या कालिदास तो याद हो ही गया है। इसमें पंचवटी मैथिली शरण को आप एक एक्स्ट्रा याद कर लेना। फिर दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिता का नाम, रामचरितमानस की ये, और कामयानी याद रखना। अपन ने यहाँ पे जब याद कर लिए हैं प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी का याद रख लेना, ठीक है। हो गया। अब रस क्या होता है? काव्य आस्वादम, देखो, काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। मतलब कि काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं,
ठीक है। रस के भेद कितने होते हैं? रस के टोटल 10 भेद होते हैं। एक होता है हास्य रस, इसमें हंसने, जो हंसी की फीलिंग आती है। करुण रस, मतलब कि आपको किसी के प्रति क्या आ गया कि करुणा आ गई, सिंपैथी आ गई। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में क्या है? प्रेम प्रेमिका। रौद्र रस, मतलब आपको गुस्सा आ गया। भयानक रस, आपका रूह कांप गई। शांत रस, आपको थोड़ा बुरा लग गया। अद्भुत रस, आप मतलब कि सरप्राइज हो गए। वात्सल्य रस, एक्साइटमेंट आ गई। अद्भुत रस मतलब कि सरप्राइज, और वात्सल्य रस मतलब एक्साइटमेंट। विभत्स रस, आपको घिन आ गई, कैसे गंदा आदमी है ये। वीर रस, मतलब आपको जोश आ गया। ठीक है। रस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख अंग होते हैं एक स्थायी भाव, एक अनुभाव और एक संचारी भाव, विभाव। क्या क्या? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। स्थायी भाव क्या है? रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। अनुभव क्या होता है? देखते हैं आगे इससे। देखो प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। अपन जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो उससे जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस तो कहते हैं, पर उससे जो इमोशन अपने मन में पैदा होते हैं उसे अपन कहते हैं स्थायी भाव। जो अपने मन में एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर मैंने करुण रस, मेरे को करुण रस की अनुभूति हुई, इसका मतलब ये करुण रस मतलब मेरे को सिंपैथी आई, तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? करुणा। ठीक है। और श्रृंगार, जैसे कि मैं कौन सा शब्द दूँ? शांत रस या भयानक रस। भयानक रस को सुनकर तुम्हें क्या लगा? डर लगा, तो डर या भय, समझ में आ रहा है? उसे कहेंगे फिर स्थायी भाव। फिर आता है अनुभव। अनुभव मतलब जिसे देखकर तुम्हें डर लगा। शेर दिखा तुम्हें, तो जो शेर है वो अनुभव है। फिर क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव मतलब कि जैसे तुम्हें शेर दिखता, तुम्हारे मन में एक साथ बहुत सारे भाव आएंगे। तुमको अद्भुत भी लगेगा अचानक से, तुमको थोड़ा वीर टाइप भी फील हो सकता है। तो क्या है? बहुत सारे छोटे मोटे भाव भी आएंगे कि मैं लड़ लूँ, क्या मैं दौड़ लूँ, क्या मैं क्या कर लूँ। तो ये जो बहुत सारे अचानक से इमोशन का इन्फ्लक्स आ रहा है उसे हम कहेंगे संचारी भाव। विभाव कहेंगे मतलब जिसके ऊपर ये सब हो रहा है, जिसके दिमाग के अंदर ये सब स्थायी भाव वगैरह प्रकट हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन लिखने आती है, तो डेफिनेशन लिखने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले ये देख लो। ये तो छोड़ दो, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या है? श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत और शांत रस, ये जो रस हैं इनके स्थायी भाव याद कर लो। श्रृंगार रस का याद रखना रति, करुण रस का याद रखना शोक, रौद्र का याद रखना क्रोध, वीर का याद रखना उत्साह, अद्भुत का याद रखना विस्मय और शांत का याद रखना निर्वेद। अब देखो आता क्या है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण बताइए। तो देखो श्रृंगार, अगर बता रहा हूँ प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन अगर याद नहीं आ रहा तो एक ट्रिक बताता हूँ, तुम बस ये याद रख लो स्थायी भाव क्या होते हैं। फिर जैसे श्रृंगार रस का पूछ लिए, श्रृंगार रस की परिभाषा बताऊँ। जिस अनुभाव, विभाव और स्थायी भाव, नहीं सॉरी, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि, तुमको एक बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग से यहाँ से देखो, यहाँ से उठा लेना। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग, उसका लिखना से, मान लो तुम श्रृंगार रस लिख रहे हो तो उसका स्थायी भाव लिख देना कि रथी स्थायी भाव, स्थायी भाव वो होता है, क्या कहते हैं उसे अपन, प्रकट होता है या अनुभूति होती है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे अगर तुमसे पूछो श्रृंगार रस की डेफिनेशन बताओ तो तुम क्या लिखोगे? जब विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव के संयोग से, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक रस में लग जाएगा। ठीक है, हर एक रस में संयोग से। अब देखो यहाँ पर क्या डालना है तुम्हें? यहाँ पर डालना है उसका स्थायी भाव। ठीक है, जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव है, स्थायी भाव, तो वो स्थायी भाव डालना है यहाँ पे। इस स्थायी भाव की अनुभूति
होती है उसे जो रस है XYZ रस कहते हैं। तो यहाँ से याद कर लो, जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जो भी स्थायी भाव है, अगर तुम श्रृंगार का लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे रति, क्योंकि उसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। रति स्थायी भाव की अनुभूति होती है उसे XYZ रस कहते हैं। अगर मान लो तुमने रति लिखे हो, मतलब श्रृंगार रस का लिख रहे हो तो श्रृंगार रस कहते हैं। अगर तुमने करुण रस लिखे हो तो करुण रस का शोक, अभी मैंने याद करवाया था। अगर विभत्स लिखे हो तो विभत्स के लिए तुम क्या लिखोगे, विभत्स का बताया नहीं हो, विभत्स के लिए तुम रहने दो, इसका नहीं पूछता है, इसके लिए अलग से बता दूंगा ट्रिक में। इसके अलावा फिर अद्भुत के लिए विस्मय, शांत के लिए निर्वेद और वीर के लिए उत्साह, ये याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, विभत्स का याद आ गया मेरे को, विभत्स का रहता है घृणा या फिर कहते हैं उसे जुगुप्सा या फिर घृणा रहता है विभत्स का, है ना, तो वो डाल देना स्थायी भाव। समझ में आ गया भाई? अब तो मैं लिखोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा बाकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताया भी मैंने, विभत्स रस का। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव जो अचानक से देखो विभाव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव पुकारे जाते हैं। मतलब जो अस्थिर क्या कहते हैं मनोविकार होते हैं वो संचारी भाव कहते हैं। तो अस्थिर मनोविकार को मेन चीज़। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। स्थायी भाव में क्या होता है, पहला अंतर याद रखोगे, स्थायी भाव जो होते हैं परमानेंट होते हैं, स्थायी भाव हमेशा रहते हैं, और जो वो होते हैं संचारी भाव क्षणिक होते हैं, मतलब कुछ सेकंड के लिए आते हैं। तो स्थायी भाव क्या होते हैं, मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, संचारी भाव क्षणिक होते हैं। दूसरा के लिए हो गया हर रस का स्थायी भाव जो होता है वो पहले से डिसाइडेड रहता है, प्री डिसाइडेड रहता है कि इस रस का यही स्थायी भाव होगा। लेकिन जबकि तुम्हारा क्या जो संचारी भाव है ये पहले से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिख देना कि हर रस का स्थायी भाव पूर्व निर्धारित होता है, पहला पॉइंट, मतलब इसका पॉइंट, और उसका पॉइंट लिख देना, संचारी भाव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर श्रृंगार रस का उदाहरण। अब श्रृंगार रस देख लो, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। श्रृंगार होता क्या है, श्रृंगार रस में ना स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो याद रख लेना, स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब एक उदाहरण आप याद रख लेना, देखिए रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने, तुलसीदास के द्वारा। यह जरूरी नहीं तुलसीदास के द्वारा तुम्हें लिखो, लेकिन ये इतना याद करना है, एक एग्जाम्पल बस, ठीक है। फिर ये करुण रस का भी आपको जो ट्रिक बताया था वही लगाना, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल आपको खुद का होमवर्क याद करना, एग्जाम्पल खुद से गूगल से निकाल लो। हास्य रस की परिभाषा और क्या होता है बताओ। तो हास्य रस क्या है, जिससे आपको हंसी का भाव उत्पन्न हो उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका याद कर लेना, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। वीर रस का उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। जिससे उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे वीर रस। तो याद रखना, सिंहासन हिल उठे राजवंशों के, भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, ठीक है, याद रखना। फिर क्या हो गया, रौद्र रस का उदाहरण याद रखना है। अपना अनिष्ट या अनादर होते समय जो है अपने क्रोध स्थायी भाव आपका अनिष्ट या आपका जब अनादर होता है, जब आपको कोई रोस्ट करता है तब क्या है आपके मन में क्रोध आता है, और जब क्रोध स्थायी भाव आपके मन में आए तब आपके मन में आप समझ जाना कि रौद्र रस का उत्पन्न हो रहा है। तो डेफिनेशन लिख देना, फिर अपने ट्रिक से जो बताया वो याद कर लेना। बाकी आप याद रख लेना, श्री कृष्ण के सुवचन, अर्जुन क्रोध से जल उठे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, ठीक है। भयानक रस क्या होता है, भय नामक स्थायी भाव का विभाव जब स्थायी भाव जब उत्पन्न होता है उसे अपन ये कहते हैं। तो भयानक का आप देख लेना अपने हिसाब से, एग्जाम्पल गूगल से निकाल लेना, बहुत बड़े इसमें। और क्या है, अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, जब अलौकिक प्रसंग आप सुनते हो और आपके मन में इसका स्थायी भाव क्या था, मैं भूल गया, सॉरी, इसका स्थायी भाव तो विस्मय, और आपके जब आप कोई अलौकिक प्रसंग सुनकर
या पढ़कर आपके मन में कैसा स्थायी भाव आता है? विस्मय स्थायी भाव आता है, तब आपके मन में अद्भुत रस होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था वैसे आपको बना लेना है ट्रिक से। डेफिनेशन फिर क्या है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही नारी है कि, तुम देख लो, मेरे हिसाब से आसान है, तुम इसी को याद कर लो मेरे हिसाब से। तो विभत्स रस का क्या है, जब जुगुस्सा या घृणा नामक स्थायी भाव आपके मन में उत्पन्न हो तब आप समझ जाना कि विभत्स रस है। आप डेफिनेशन ट्रिक से बना लेना। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि घर पर लाशें, सड़क पर लाशें, जनपद पर सड़ती लाशें। घर पर लाशें, ये हमारे क्या एक हिंदी के बहुत ही ज्ञाता है घोर पंडित, उन्होंने हमें बताया इसकी ट्रिक। अब आगे देख लेते हैं शांत रस की परिभाषा क्या होती है। शांत रस में देखो, इसमें क्या है, संसार की शांत रस में आपको क्या होता है, इधर हमने पढ़े हैं शांत रस क्या। शांत रस में निर्वेद, जब निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब शांत रस की अनुभूति होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उदाहरण ट्रिक से याद कर लेना, मतलब याद कर लेना खुद से निकाल के। फिर क्या है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है, जब आपको एक्साइटमेंट होती है तो आप क्या लिखना है इसको, पुत्र शिष्य आदि के प्रति स्नेह व्यक्त करने की दशा में। वात्सल्य का थोड़ा गलत बता देते, वात्सल्य का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता है, वात्सल्य का मतलब स्नेह होता है, प्रेम होता है। और इसका वात्सल्य का यहाँ पे फिर लिखें कि नहीं लिखे, नहीं लिखे, लेकिन वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो स्नेह होता है। ठीक है, प्रेम। पुत्र या शिष्य आदि के प्रति स्नेह व्यक्त करने की दशा को में वात्सल्य रस माना जाता है। उदाहरण याद कर लेना आप, एग्जाम्पल सा, इजी सा एग्जाम्पल है, जसोदा हरी पालने झुलावे। ठीक है, तो आप याद रखने से यशोदा हरी पालने झुलावे। फिर आता है अलंकार, स्टार्ट हो जाते हैं आपके। अलंकार का आपको क्या याद रखना, अलंकार की परिभाषा याद करते हैं तो क्या है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो आचार्य दंडी के द्वारा लिखी गई क्या है, काव्यम शोभकारतम धर्मानम, क्या मेरे जीव में फिसल जाती है बार बार, तो आप काव्यम शोभा करांत धर्मानम अलंकारन प्रचते। ठीक है, ये आप याद कर लेना, आचार्य दंडी के द्वारा लिखी गई। इसका मतलब ये है कि काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहलाते हैं। फिर क्या, इसके तीन इसके वो हो जाते हैं, भेद हो जाते हैं, तीन प्रकार हो जाते हैं। तीन प्रकार कौन से, शब्दालंकार मतलब शब्द से, अर्थालंकार मतलब अर्थ से, और उभयालंकार। अलंकारों के प्रकार पर प्रकाश डाली। शब्दालंकार क्या होता है, जिसमें शब्द से काव्य की शोभा बढ़े उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के कारण सौंदर्य बढ़े तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार कहते हैं शब्द या अर्थ दोनों के चमत्कार के विद्यमान रहता है, मतलब जिसमें शब्द और अर्थ दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार मतलब शब्द से और अर्थ से दोनों से जब शोभा बढ़े तो उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, हाँ ये एक नई चीज़ आ गई है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो जो ये अलंकार है ना, क्या कहते हैं इसे, सांग रूपक अलंकार। इसको समझाने के लिए मैंने बेस्ट जो चीज़ सोचा, मैंने बहुत सोचा, तो इसका बेस्ट यही है कि आप अगर अपने आप को या फिर अपने दोस्त को किसी बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी से कंपेयर कर रहे हो कि भाई मेरा दोस्त आदर्श जो है वो शाहरुख खान ही है, क्योंकि मैंने शाहरुख खान और आदर्श को कभी साथ में देखा ही नहीं हूँ, मतलब क्या हो सकता है ये शाहरुख खान ही आदर्श है, आदर्श ही शाहरुख खान है, समझ में आ रहा है। तो जहाँ उपमय मतलब कि जो आपका गोल है, जो आपका बड़ा आदमी है, जैसे कि आपका शाहरुख खान के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप हो। उपमान मतलब कि देखो, उपमय हो गया एसआर के शाहरुख खान, और उपमान हो गया आदर्श के सभी अंगों का, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया। उपमय मतलब कि आदर्श आपका दोस्त, और उपमान हो गया एसआर के, मतलब कि जो बड़ी हस्ती है उसके हर एक अंगों का आरोप किसमें है, आपके उपमय में है। मतलब आप बोल रहे हो आदर्श शाहरुख खान है, या फिर लिजिट आप एक एग्जांपल लिख के आ सकते हो, वहाँ सांगरूपक अलंकार कहलाते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बड़े भाई, है ना। फिर क्या है, संदेह अलंकार आता है। संदेह अलंकार में कन्फ्यूजन रहता है भाई, जहाँ रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि वह वस्तु कि यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब आपको कन्फ्यूज़न है बेसिकली, जहाँ आपका रूप रंग गुण क्या है, अपने आदर्श भाई जो है
उनका शाहरुख खान जैसे बाल भी हैं, हाइट भी है, हेल्थ भी है, चेहरा भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, कलर भी है। तो क्या है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये शाहरुख खान है कि आदर्श है। तो वैसे ही जहाँ रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो पाए कि ये वही वस्तु है, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, वो वाला सेम एग्जाम्पल आ जाए। आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई सारी है कि नारी है, पता ही नहीं है अपने को। फिर क्या भ्रांतिमान अलंकार, ये क्या है, दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। अगर मैंने क्या है, मैंने जैसे कि अगर आप रेगिस्तान में रहते हो तो आपको रेगिस्तान में वो दिखता है, पानी दिखता है दूर दराज में, तो क्या है भाई, आपको भ्रम होता है कि है तो रेत, लेकिन उसको देख के भ्रम हो रहा है। तो भ्रांतिमान अलंकार कब कहते हैं, जब एक वस्तु के कारण की समानता के कारण, मैं थोड़ा गलत एग्जाम्पल है वैसे, अगर आपको बेटर एग्जाम्पल हो तो ये एग्जाम्पल है कि क्या हमारे आदर्श भाई और शाहरुख खान भाई इतने सेम दिखते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब हमें लगता है कि ये तो भ्रम होने लग जाता है हमको कि तो शाहरुख खान आ गया हमारे सामने। तो क्या है, किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए। ठीक है, जब प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका याद रख लेना, चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमोदिनी को, या भी याद रखना है। ऊपर का याद रखना, जान श्याम घनश्याम को नाच उड़े वन मोर को, ये याद रखना। ऊपर वाला ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, तो जान श्याम घनश्याम को, जान श्याम घनश्याम को नाच उड़े वन मोर। ठीक है, फिर क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विरोधाभास अलंकार क्या होता है भाई, विरोधाभास अलंकार में आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे होते हो, तो जिसमें विरोध का आभास हो उसमें विरोधाभास अलंकार कहेंगे। मैं निचरोदन में राग लिए फिरता हूँ, फिर भी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब देखो इसमें क्या कवि बोल रहा है कि मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब कि अपने जीवन में बहुत रोता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ अपने अंदर में, फिर भी मेरी जो शीतल वाणी है इसमें एक आग रहती है, एक जज्बा रहता है। तो भाई तो अपोजिट बातें हो गई हैं। तो यही लिखना है जहाँ पे आपको विरोध का आभास हो, उसे अपन विरोधाभास अलंकार कहते हैं, है ना। और भाई रिवाइज करोगे तो ऐसे रिवाइज मत करना है ना, हाईलाइट कर लो उन शब्दों को, बस पढ़ के रिवाइज करना है या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रिवाइज करना, समय नहीं है, 3 दिन बाद तो पेपर ही है। ठीक है, फिर क्या है, व्यक्तिरेख अलंकार की परिभाषा। व्यक्तिरेख अलंकार क्या है, आप कह रहे हो कि पहली बात तो हाँ, व्यक्तिरेख का शाब्दिक अर्थ आधिक्य होता है। इसमें क्या है, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऊंचा दिखाते हैं या फिर अधिक दिखाते हैं। अगर मैं बोलूँ हमारे जो आदर्श भाई हैं, जो हमारे उपमय हैं, वो स्वयं शाहरुख खान से भी ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा हैंडसम, उनसे ज़्यादा लड़कियाँ उनके पास में है। इसका क्या मतलब है, इसमें आपका कौन सा व्यक्तिरेख अलंकार का प्रयोग हो रहा है। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्यक्तिरेख का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य, और जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक दिखाया जाता है तब इसका प्रयोग होता है, या फिर जब उपमेय को उपमान से अधिक दिखाया जाता है तब व्यक्तिरेख अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय के अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाए तो उसे समझ जाओ, लिख लेना अपने हिसाब से। उदाहरण, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। मतलब कि जिनका यश प्रताप इतना ज़्यादा था कि उनके सामने सूरज भी ठंडा लगता था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, महाराणा प्रताप के लिए कहा जा रहा है कि क्या है, जब 7.5 फुट का बंदा आपका युद्ध के मैदान में उतरते थे वो, तो उनके यश प्रताप के सामने जो सूरज था वो भी ठंडा लगने लग जाया करता था। ठीक है, फिर क्या है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को सुधारण अंतर बताइए। संदेह अलंकार और भ्रांति अलंकार में अंतर क्या होता है। देखो संदेह अलंकार में क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, और भ्रांति अलंकार में भ्रम होता है। आप बोलोगे तो सेम ही बात है भाई, भ्रम आपको क्या होता है, किसी वस्तु के लिए होता है, और संदेह आपको किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ना। और संदेह किसके लिए होता है, रूप रंग और गुण के लिए होता है, कि समानता के लिए होता है, और भ्रांतिमान अलंकार किसी एक विशेषता के लिए होता है। पढ़ लेते हैं एक बार। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह रहता है तथा भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय का ज्ञान नहीं रहता है। क्या है, संदेह अलंकार में क्या है, कन्फ्यूज़न है कि शाहरुख खान आदर्श, मतलब कि आदर्श भाई जो हैं वो शाहरुख खान है या नहीं है।
लेकिन जब मैं ये संदेह हो गया, ठीक है, लेकिन अब आपको लिखना तो भाई ऐसे ही है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। लेकिन क्या है, जब आपका ये होता है भ्रांतिमान अलंकार, इसमें क्या है, आपको भ्रम हो गया कि आपने शाहरुख खान को आदर्श को देखे और आपने शाहरुख खान ही मान लिया। संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान में संदेह है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय का ज्ञान ही नहीं रहता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आदर्श है, आपको लग रहा है कि वो तो इसमें देखो, इसमें उपमेय और उपमान में संदेह है, और इसमें भ्रांतिमान में क्या है, उपमेय का ज्ञान ही नहीं रह रहा है, आपको लग ही नहीं रहा वो आदर्श, आपको लग रहा है ये तो शाहरुख खान ही है। ठीक है, एक पॉइंट लिख दोगे 2 नंबर से, ठीक है। फिर भी आप लिखना, ब्रह्मवेश के से उपमेय समझ लिया जाता है, संदेह में निरंतर संदेह बना रहता है। संदेह में क्या, निरंतर संदेह बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान में एक क्या प्रतीत बन जाता है, क्या अनंत प्रतीत बन जाता है। पता नहीं इसका क्या मतलब भाई, लिखना अनंत प्रतीत बन जाता है मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बात छप गई है बस। हाँ, ये भी लिख देना, संदेह में अनिश्चय है तथा भ्रांतिमान में निश्चय है। संदेह में अनिश्चय है, अनिश्चय मतलब कि कंफर्म नहीं है, और भ्रांतिमान में आपको कंफर्म है कि भाई आदर्श शाहरुख खान है, मैं मान ही नहीं सकता कि आदर्श शाहरुख खान नहीं है करके, ऐसा हो गया। ठीक है, चलो तो आपको एक बार अगर मैं समरी बताऊं, तो संदेह में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये शाहरुख खान है कि आदर्श है। भ्रांतिमान में आपने आदर्श को देखे तो आपको लग रहा है कि ये तो शाहरुख खान ही है। विरोधाभास में आपको लग रहा है कि आदर्श भाई तो है वो हमारे शाहरुख खान से बेहतर है। और व्यक्तिरेख अलंकार में आपको लग रहा है कि हमारे जो व्यक्तिरेख अलंकार भी, मतलब सॉरी, व्यक्तिरेख अलंकार में विरोधाभास, सॉरी मैं थोड़ा मिला दिया, विरोधाभास अलंकार में आपको क्या बोल रहे हो, आपको आपकी दोनों लाइन में हिपोक्रेसी दिख रही है कि एक लाइन कुछ और बोल रही है, दूसरी लाइन कुछ और बोल रही है। जबकि व्यक्तिरेख अलंकार क्या कह रहा है, व्यक्तिरेख अलंकार में ये कह रहा है कि हमारे जो आदर्श भाई हैं वो शाहरुख खान से बेहतर है। मतलब कि जो आपका सूरज है वो चांद से, मतलब कि जो आपका उपमेय है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उससे बेहतर हो आप, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, तो बाकी अपन ने पढ़ लिया, चलो बाकी का तो हो ही गया, आप देख लेते हैं आगे कुछ है क्या। निम्नलिखित वाक्यों में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कान दूध आए में कौन सा अलंकार है, ये याद देख लीजिए, ये आप क्वेश्चन देख लेना है ना, इसमें कौन सा, काना दूत कह दो ब्रह्मादूत पधारे आए हैं, पधारे आए, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो इसमें, देखो आप अगर सो देखो तो इसमें कान्हा के दूत आए हैं कि ब्रह्म के दूत आए, मतलब के दूत आए हैं, मतलब कि कृष्ण जी के बंदे आए हैं कि अपने स्वयं भगवान के बंदे आए हैं, ये समझ नहीं आ रहा है, तो संदेह हो रहा है यहाँ पे, देखो है ना। फिर क्या है, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। जहाँ विरोध ना होते हुए जहाँ विरोध प्रतीत होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास की आपने डेफिनेशन पढ़ी हो ना, विरोध का आभास होता है लेकिन विरोध होता नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या है, वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। अब भ्रम जहाँ हो रहा है, जहाँ भ्रम आ गया वहाँ तो भाई आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अब छंद बचे हैं आपके। छंद क्या होते हैं बड़े भाई, जहाँ जब रचनाओं में आपको अक्षर एवं मात्रा की संख्या निश्चित हो तथा यति गति आदि का ख्याल रखते हैं तब उसे छंद कहते हैं। ठीक है, तो जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं का निश्चित हो की निश्चित संख्या हो तथा यति गति का ध्यान हो का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। आदि वादी छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना। जब भाई आप पेपर सॉल्व करके देखो PYQ, उसमें जैसा लिखोगे ना आपको समझ में आएगा कैसा लिखना है। ऐसे मन में बहुत कुछ याद कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। वार्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों की जो रचना होती है, सॉरी जो छंदों की रचना होती है वो वर्ण की गणना के आधार पर होती है, कितने वर्ण होंगे। और मात्रिक छंद में क्या होता है, यहाँ पे छंद की जो रचना होती है वहाँ मात्रा की गणना के आधार पर की जाती है। ठीक, ये हो गया। फिर क्या है, सोरठा छंद आता है। सोरठा छंद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। सोरठा छंद में क्या होता है, ये दोहा का उल्टा होता है। पहली बात तो याद रखो, सोरठा मतलब दोहा का उल्टा। इसमें क्या होता है, इसमें विषम, मतलब कि जो विषम कैसे कहेंगे, ऑड चरणों पर, मतलब पहले और 3 वाले चरणों पर 11-11 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरणों पर 13-13 मात्रा होती है। वो चीज़ें लिखिए विषम में। जो देखो मैं जो रीड कर रहा हूँ ना, जो बोलता हूँ ना, उसको जब मैं बोलते रहता हूँ मेरे को सुना करो, और जो चीज़ अंडरलाइन है उन चीज़ों को अंडरलाइन अपने बुक में भी किया करो, और
उस चीज़ों को पढ़ा भी करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और कुल 24 मात्राएं होती हैं, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, आ चुका है, ठीक है। फिर ये एक है कवित छंद की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। कवित छंद में क्या है? कवित छंद में ये होता है कि वार्णिक छंद, ये एक वार्णिक छंद होता है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहली बात याद रखना है कि वार्णिक छंद होता है और इसमें 4 छंद होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और जितने भी चरण होते हैं सब में मतलब चरण मतलब लाइन होती है कि ये वार्णिक है, मतलब कि वर्ण की गिनती के हिसाब से बनाया गया है ये। और हाँ, पहले आप क्या लिखो, कवित छंद क्या होता है? कवित छंद वार्णिक छंद होता है, मतलब कि इसमें वर्ण की गणना के अनुसार इसकी रचना की गई, ये लिख देना पहली लाइन। दूसरी लाइन लिख देना इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण मतलब 4 लाइनें होती हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, ये लिख देना। 16 और 15 पर यति और गति, मतलब कि 16वें वर्ण पे और 15वें वर्ण पे यति होती है, ये लिख देना। पॉइंट खत्म। एग्जाम्पल मत लिखो, मत लिखो एग्जाम्पल, 1 नंबर के लिए कौन इतना बड़ा एग्जाम्पल याद कर रहा है तो पता नहीं, 2 नंबर में तो आएगा ना बड़े भाई। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। सवैया छंद क्या होता है? ये देखो, सवैया छंद क्या होता है कि 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक इसमें रचना होती है, ठीक है। मतलब कि सवैया छंद में 22 से 26 वर्ण तक हो सकते हैं। इसमें कई प्रकार, इसके कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मंतज्ञ तथा दुर्मिल दो जो है इसके मुख्य प्रकार होते हैं। मंतज्ञ क्या होता है? मंतज्ञ में 4 चरण तो होते हैं, 4 लाइनें तो होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 23 वर्ण होते हैं। 22 से 26 तक कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। और दुर्मिल में क्या होता है? दुर्मिल में 4 चरण तो होते ही हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, बस यही अंतर होता है। इतना याद मत करना भाई, इसका एग्जाम्पल निपट जाओगे। रुबाइयाँ छंद की परिभाषा लिखिए। हैं ये किसका हेयर आ गया? रुबाइया छंद की परिभाषा क्या है? अरबी के रुबा शब्द से आया, पहली बात तो ये लिख देना। दूसरी बात क्या है, इसका अर्थ 4 होता है, मतलब इसमें 4 चरण होंगे, ठीक है भाई, मान ली, धन्यवाद। रुबाइया में क्या होता है? उर्दू और फारसी की विशिष्ट छंद होते हैं, ये पहली बात ये लिख देना। फिर क्या उसमें पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सम तुकनाक होता है, मतलब कि जो पहली लाइन होगी और दूसरी लाइन होगी और चौथी लाइन होगी, मतलब जब पहली, दूसरी और चौथी लाइन होगी, ये जो लाइनें होंगी ये सम तुकनाक होंगी, मतलब ये जमेंगी आस में, मतलब साथ में राइम करेंगी। लेकिन जब ये थर्ड लाइन होगी वो कुछ अलग ही होगी, समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है भाई, पता नहीं, ठीक है। तो फिर ये भिन्न तुकमाक होगी। जो ब्लैक ब्लैक है उसे पढ़ लेना, तो आपका आंसर बनाना आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है? शब्द शक्ति आती है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखो, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है, मतलब जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, जो इनके बीच में रिलेशनशिप है उसे हम शब्द शक्ति कहेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके कितने प्रकार माने गए हैं? इसके प्रकार 3 माने गए हैं। पहला अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब एकदम सिंपल, ठीक है। लक्षणा मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और व्यंजना जो आप समझ ही ना पाओ ना भाई, जो चीज़ आपको समझ में ना आए ना, समझ लेना अधिभा है, यही ट्रिक है। पर अब डेफिनेशन में तो लिखना पड़ेगा ना। तो अधिभा अगर पूछ लिया कि अधिभा क्या होता है, तो अधिभा शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अधिभा कहलाता है, जो एकदम सिंपल है। साक्षात मतलब कि शब्द और अर्थ जो है उनका साक्षात मतलब है, जो उसका शब्द है वही उसका अर्थ हो रहा है, कोई डिजाइन नहीं डाली गई है। जैसे श्याम का अर्थ काला, श्याम मतलब काला, सिंपल। लक्षणा, लक्षणा मतलब कि शब्द के मुख्य अर्थ के बाधा होने पर उसके संयोग में रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार में अन्य अर्थ लक्षित करने वाले शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। मतलब कि देखो, लाइन यही लिखना है ना भाई, मैं जो बोलूँगा वो समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, अगर मैंने तुमको बोल दिया कि आदर्श शाहरुख खान है, तो क्या आदर्श शाहरुख खान है? नहीं है ना। शाहरुख खान क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा दिखता होगा, अच्छी एक्टिंग कर लेता होगा, अच्छा बूम होगा उसका, अच्छे हेयर स्टाइल होगी, इसलिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? उसका लिटरल मतलब इसमें लिटरल मीनिंग नहीं निकालना, इसमें आपको निकालना है कि उसके जैसी क्वालिटीज़ होंगी उसकी, ठीक है। तो शब्द का मुख्य अर्थ बाधा होने पर, मतलब कि मुख्य अर्थ में बाधा है, लेकिन उसके संयोग में रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि मतलब कि लिख देना, रूढ़ि मतलब रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षित हो रहा है, मतलब कि अन्य अर्थ बन रहा है। जैसे कि मोहन तो शेर है, मोहन शेर है क्या? दहाड़ता है क्या? आदमी खाता है क्या? नहीं खाता ना। क्यों कह रहा हूँ शेर में उसे? क्यों कह रहा हूँ शेर में उसे? क्यों कह रहा हूँ शेर में उसे? क्योंकि बहुत ब्रेव होगा, है ना, इसलिए।
फिर क्या आ गया, व्यंजना। व्यंजना मतलब अल्ट्रा प्रोमैक्स कॉम्प्लीकेटेड, आपको समझ नहीं आ रहा कोई मतलब क्या है इसका। अधिभा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता, वहाँ व्यंजना होती है। गंगा में घर है, गंगा में घर है, कुछ मतलब नहीं समझ नहीं आ रहा। गंगा में घर है, कहाँ गंगा में घर है भाई? नदी में घर है कि तेरा नाव में रहता है? नहीं रहता ना। गंगा के सामने, गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट की गई है। जैसे कि भारत में गंगा को बहुत पवित्र माना जाता है, खैर अब तो रही नहीं है, तो वैसे गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट होती है, उसे हम कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित के किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, ये देख लेना कि ये क्वेश्चन अच्छा। ठीक है। सुनील ने आसमान सुनील ने आसमान सिर पर उठा रखा है। अब देखो, सुनील ने आसमान सर पे उठा रखा है, ये सिंपल तो नहीं है भाई, सिंपल बात तो नहीं कही गई है, कुछ आड़ी टेढ़ी बात कही गई है। आड़ी टेढ़ी बात कही गई है मतलब कि ये तो लक्षणा है या तो अपना व्यंजना है। अब देखो, इसने आसमान सर पर उठा रखा है, इसका क्या मतलब है? इसके मन में बहुत टेंशन है, ये बहुत गुस्से में है ये। ठीक है। और ट्रिक से देखें तो समझ में आ रहा है कि आसमान सर में उठा के रखा है, सोना सोना सा लग रहा है, तो लक्षण आएंगे। अपनी जन्मभूमि को से सबको प्यार होता है। अब भाई सिंपल सी बात है, जन्मभूमि सबको प्यार होता है, तो सिंपल सी लाइन है, कोई इसमें डिजाइन तो डाली नहीं गई है। डिजाइन डाल मतलब अभिधा और रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून, ये सब क्या क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा भाई, समझ ही नहीं आ रही क्या बात है ये, समझ ही नहीं आ रहा ना। गंगा में घर है, समझ ही नहीं आ रहा, तो ये वंजना। बूढ़े भारत में आई नई जवानी थी, इसमें कौन सा शब्द सात्विक यूज़ किया जा रहा है? तो भाई इसमें लक्षणा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो सुना सुना लग रहा है उसमें लक्षणा यूज़ किया जा रहा है, समझ में आ गया। और अधिवा किस में यूज़ किया जा रहा है? जो एकदम सिंपल सी लाइन है, इसमें डिजाइन ही नहीं है। फिर ये प्रेम प्राणियों पढ़ नहीं पाएंगे आधे बच्चे इसको, तो व्यंजन है इसमें। ठीक है। शब्द गुण आ गया। शब्द गुण बचा है भाई, हो गया थोड़ा सा बचा है, शब्द गुण बचा है, इसके बाद बिंब बचा है। शब्द गुण क्या होता है? शब्द गुण पहली बात तो 3 प्रकार के माने गए हैं। जो काव्य के गुणों को शब्द गुण कहा जाता है, पहली बात यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन याद लिख लेना कि काव्य के गुणों को शब्द गुण कहा गया है। इसके प्रकार 3 होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। माधुर्य का मतलब क्या है? जो मतलब बहुत स्वीट बातें, क्यूट बातें, इसे माधुर्य कह देंगे। ओज देशभक्ति की बातें, लड़ने भिड़ने की बातें, मार पिटाई की बातें, इसे हम कहेंगे ओज, मतलब कि ब्रेव बातें, वीर रस वाली बातें। प्रसाद कब मिलता है भाई? पूजा के बाद, मतलब भक्ति वाली बातें, भक्ति। ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन लिखोगे थोड़ी ना कि मार पिटाई वाले को ओज कहते हैं करके। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? माधुर्य जिसे पढ़कर, ये अपने हिसाब से लिखना सीख लो, है ना, कि जिसे पढ़े या सुनने से मेन चीज़ जिसको याद रखा करो, मेन चीज़ों को याद रखा करो और आगे पीछे का बनाना सीख लिया करो। मन पुलकित हो उठे, जिसमें मन पुलकित, जो पढ़कर या सुनकर आपका मन पुलकित हो जाता है, हो उठे। और कानों का मधुर प्रतीत हो, उसे मधुर गुण होता है। नेह सरसावन में बरसावन में, सावन, इसका इजी वाला निकाल लेंगे अपन इंटरनेट से, है ना, सर्च करके निकाल लेना है, फिर मैं ही बना दूंगा एक इजी वाले का वीडियो। ओज किसे कहते हैं? चित्त के उत्तेजित, जिसे पढ़ने या सुनने से आपका चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, उसे हम ओज कहेंगे। फिर क्या? प्रसाद में क्या है? प्रसाद में क्या है? जिसको सुनने या पढ़ने से आपके हृदय में भक्ति भाव, ये मत याद रखना है, बुद्धि निर्मल बने या भक्ति भाव उत्पन्न हो, उसे हम ओज कहेंगे। ठीक है भाई, ये लिखियो के बाद कहाँ से मेरे कपड़ों में, मेरी किताब में, ठीक है। फिर क्या आ गया? निम्नलिखित पंक्तियों के गुण बताइए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये एग्जाम्पल याद कर लो तुम काय का? प्रसाद का। पहली बात तो भाई ये भक्ति भाव, प्रभु की बात हो रही है, आनंद दाता की बात हो रही है, हमको ज्ञान दीजिए की बात हो रही है, तो किसकी बात है भाई? भक्ति वाली बात हो रही है, तो ये प्रसाद मिलेगा आपको, भक्ति करोगे तो। फिर क्या है?
भाई वीर शब्द आ गया, शब्द ही वीर आ गया। वीर कहाँ यूज़ करोगे तुम? भक्ति में तो यूज़ करोगे, लड़ाई झगड़े में यूज़ करोगे। ओज हुआ। माधुर्य गुण में युक्त, हाँ माधुर्य युक्त गुण में यरगलज, 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 यरगलज और कोमल वर्णों का प्रयोग होता है माधुर्य में, ठीक है। प्रसाद गुण में सरल शब्दार्थ का यूज़ होता है और माधुर्य गुण में करुणा, श्रृंगार और शांत रसों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब बिंब विधान क्या होते हैं ये देख लेते हैं। बिंब का इंग्लिश में मतलब होता है इमेज। बिंब मतलब तुम कहीं गए नहीं, लेकिन तुमने क्या अपने मन में इमेजिन कर ली, इमेजिनेशन में तुम आगे हो, फेयरवेल के इमेजिन करके रखे हो, पास हुए नहीं तुम 12वीं में, ठीक है। तो इसका पहली लाइन लिखना कि अंग्रेजी में इमेज को, कि बिंब जो है वो, ये लाइन लिख लेना, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है, हिंदी रूपांतर है, ये लिख लेना। अब बिंब विधान कैसे लिखोगे? बिंब विधान इमेजरी कविता की एक शैली है। पहले पॉइंट लिखना, बिंब विधान कविता की एक शैली है। दूसरा पॉइंट लिखना, ये स्वतंत्रता के बाद ये मत लिखना, स्वतंत्रता के बाद जीवन में जैसे जैसे विषय बदले वैसे वैसे इस शैली का विकास हुआ, ठीक है। और ठीक है, ये लिख देना, बिंब का प्रयोग साहित्य के आरंभ से होता आ रहा है, ये लिख देना, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए ऐसे ही। विश्व के परिवेश में रचनाकार कुछ दृश्य, कुछ ध्वनि, कुछ स्थितियाँ उठाता है, अपनी कल्पना, संवेदना, विचार तथा भावना के योग से उन्हें तराश कर बिंब का रूप देता है। रचनाकार जब किसी दृश्य, आप कैसे लिखोगे इसको? अपने इस भाषा में लिखोगे, निपट जाओगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और उस तरीके से लिख कर देखना, या फिर लिखो तुम तो। जब रचनाकार किसी दृश्य, ध्वनि या स्थिति की कल्पना कर रचना करता है, उस शैली को बिंब कहा जाता है, बिंब कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है भाई? क्योंकि तुम हर चीज़ को एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते ना, अपने हिसाब से लिखना सीखो भाई। अगर क्वेश्चन आए तो लिख देना, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 7, बिंब का मूलभूत तत्व क्या है? 3 होते हैं, कल्पना, भाव और एकांतरता। देखो पहले तो भाई कल्पना करना पड़ेगा, आपको इमेज तो करनी पड़ेगा, फिर आपको इमोशन लाने पड़ेंगे, और फिर क्या है, आपको यानी बिंब के भेद बताने हैं आपको। तो मैंने बता दिया कि हाँ, इंद्रिकता नहीं रखना ना। इंद्रिकता मतलब कि इंद्रिकता का मतलब होता है आपको आपकी फीलिंग्स को जाहिर करना है। आपको, आप क्या सुन रहे हो, जैसे आप नदी के पास बैठे हो तो आपने इमेजिन करें नदी के पास बैठे हो। भाव कैसा आ रहा होगा आपको बड़ा शांत भाव, एकदम कूल, चिल। और आपकी इंद्रियों क्या लग रहा होगा? कानों में पानी की लहर आपको सुनाई देगी, पैरों में आपके पानी चलेगा, ठंडक फील होगी इसके में। तो आपकी इंद्रियां की फील कर रही हो, आपको ये बताना होगा। ये एक बार कर लो, बिंब को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे पदचित्र और शब्दचित्र के नाम से भी जाना जाता है, और मूत्र विधान भी कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या है, 2 मुख्य उपयोगिता भी लिख लो, इंद्रियगत्य अनुभव और अलंकृत। बिंब के भेद बताइए। तो इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब 2 प्रकार के बिंब होते हैं, ये लिखना। उसका कुछ मत लिखना, नहीं पूछता भाई उतना डिटेल में, कीबोर्ड के अच्छे वैसे नहीं पड़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। ऐसा पूछेगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आज तक आया नहीं, देख लो तुम। अब देखो, इसका आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमको ये क्वेश्चन वगैरह मैं करवाता हूँ तो रुक जाओ। उससे पहले तुम ये समझो कि तुम हर चीज़ों को ऐसे नहीं रट सकते। तुमको याद कैसे होंगी चीज़ें? देखो आज 1 तारीख हो गई है, अब मैं वीडियो डालूंगा, तुम 2 तारीख को देखोगे, 2 तारीख को देखोगे, तुम ये वीडियो देखो पूरा, ठीक है।
तुम्हारा ग्रामर वाला सारा पोर्शन तो इस वीडियो से हो ही जाएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम के अलावा जितना भी है सारा हो जाएगा। तुम इसके बाद क्या करो, तुम्हें क्वेश्चन आंसर अगर तुमने रट लिए होंगे तो क्वेश्चन आंसर रट लो, और तुम पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जो अपने अध्ययन के सामने दिए हुए हैं, जो आपके PYQ हैं वो सॉल्व करो और खुश रहो। ठीक है, आगे का देखते हैं, चलो।